आखिर क्या वजह थी कि एंशियंट जापान में समंदर के इस हिस्से को शापीट कहा जाने लगा? यहाँ पर गायब होने वाली शिप्स के पीछे किसका हाथ था? क्या वो कोई शैतान था या कोई समुद्री लुटेरे? इसके पीछे क्या वजह थी कि इस एरिया को जापानीज फिशरमैन एंशियंट टाइम में मानो उमी कहा करते थे? अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों। द डेविल सी जापानीज में पहले वक्तों में इसे माँ नो उमी कहा जाता था। ये वर्ड तीन जापानीज वर्ड को मिलाकर बना है। माँ का मतलब है शैतानी या बुरी रूहें, और नो का मतलब है की, और उमी का मतलब है समंदर। अगर हम इन तीनों वर्ड्स को जोड़ें तो बनता है बुरी रूहों का समंदर। और आजकल के वर्ड्स में इसे द डेविल सी कहा जाता है। ये बात है एंशियंट जापान के हेआइन एरा की, यानी सामुराई एरा से भी लगभग 300 से 400 साल पहले की। तकरीबन 8th सेंचुरी में जब कुछ फिशर्समैन ने ये बात फैल गई कि जापान के साउथ ईस्ट साइड पे एक शैतानी समंदर है जहाँ बुरी रूहें रहती हैं, और कईयों का कहना था कि 10 में से 7 लोग जो जाते हैं वो कभी वापस लौट कर ही नहीं आते। और जापानीज स्टोरी में ये भी कहा जाता है जो लोग वहाँ से लौट आते हैं मेजोरिटी ये कहते थे कि यहाँ शैतान रहता है, और जब उनसे वजह पूछी जाती थी तो ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि बोट को यहाँ कोई अंदर से ताकत अंदर की तरफ खींचती है। कुछ कहते थे बोट चलती चलती उल्ट जाती है, और कुछ ये भी कहते थे कि इस एरिया में पानी गुस्से वाला है और गुस्से में आकर वेदर खराब और लहरें उठा देता है। आज के ज़माने में ये बात फालतू और मजाकिया सी लगती है, पर इस बात के प्रूफ्स ड्रैगन ट्रायंगल, विकिपीडिया और इसके अलावा इमुबुजू यानी जापानीज सी स्पिरिट डॉक्यूमेंट्री में विद प्रूफ्स लिखा गया है। 800 से लेकर 1100 एडी तक हेआइन एरा होता है एंड, और अब शुरू होती है 12th सेंचुरी। ये वो वक्त है जापान में जब सैमुराई एरा स्टार्ट होता है, सैमुराई एरा की पीक होती है। पर दोनों एराज में एक बात बहुत कॉमन थी, लोग इस एरिया से अवॉइडनेस करते थे। फिशिंग करने से बहुत से लोग अभी भी इस जगह से कतराते थे, और यहाँ तक कि इस वक्त बड़े जहाज भी नहीं गुजरा करते थे यहाँ से। लोकल जापानीज ओरल ट्रेडिशन में ये बात बहुत कॉमन थी। बहुत से लोग कहा करते थे या तो इस एरिया में जाते साथ हवा बिल्कुल रुक जाती थी या बिल्कुल तेज़ हो जाती थी, और अक्सर लोग कहते थे पानी बिल्कुल एक जगह पे शांत हो जाता था, यानी आज के वर्ड्स में डीप वाटर इफेक्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। लेकिन वही लोग कहते थे एकदम एक ड्रैगन आता है और पानी तूफान बनकर बोट उल्टा देता था। वक्त गुजरता गया और टाइम आ गया 18th सेंचुरी का। ये वो वक्त है जब जापान ने ट्रेड ओपन की। ट्रेड अब भी बहुत कॉमन है, बहुत से लोग जानते हैं कि काफ़ी कंट्रीज एक दूसरे से अपने ट्रेड करते हैं। कोई किसी को सामान बेचता है, कोई किसी को सामान बेचता है, क्योंकि उस वक्त एरोप्लेन इतने ज़्यादा नहीं थे, तो उस वक्त चलते थे बहरी जहाज़ समंदर के अंदर। तो इस बात का कोई डॉक्यूमेंटेड खास प्रूफ तो नहीं है, पर काफ़ी अफवाहें हैं कि 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक कुछ चाइनीज़ और यूरोपियन शिप्स जिन पर ट्रेड हुआ करती थी इस एरिया में आकर गायब हो गए। इसका कोई खास रिटर्न प्रूफ नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ अफवाहें हैं और ये बहुत ज़्यादा है ओरल ट्रेडिशंस ऑफ जापान में। वक्त गुजरता रहा और इंसान टाइम बाय टाइम तरक्की करता रहा, और ये वो वक्त था 19th सेंचुरी का जब कंपास बहुत कॉमन थी। वैसे तो 18th सेंचुरी में भी ये कॉमन थी, लेकिन पर इस टाइम ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल समझा जाता था, क्योंकि उस वक्त जीपीएस सिस्टम तो था नहीं। शिप का नेविगेशन सिस्टम मैनुअल टूल्स, एस्ट्रोनॉमी और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता था। उस वक्त के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में नंबर 1 पर था मैग्नेटिक कंपास। ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ये डायरेक्शन बताता था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप में से बहुत से लोगों ने देखा ही होगा फिल्मों में, कार्टून में, लेकिन मसला ये था ये सिर्फ डायरेक्शन बताता था। आजकल के जीपीएस सिस्टम के हिसाब से ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता था, और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ होती थी क्योंकि ये एक मैग्नेटिक कंपास था, तो स्टॉर्म आने पर या मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस से इसमें अक्सर एरर आ जाते थे। नंबर 2 पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती थी वो था सेक्सटेंट, यानी सितारों से अपनी पोजीशन का हिसाब लगाना। कैप्टन स्टार देकर लैटिट्यूड कैलकुलेट करते थे और इससे पता था इक्वेटर इनसे कितना दूर है। और नंबर 3 और नंबर 4 पर क्रोनोमीटर और मैप्स आते थे। क्रोनोमीटर एक्यूरेट क्लॉक होता था जो शिप्स पर लगा होता था। इस टाइम पर लोग टाइम और सन पोजीशन कंपेयर करके लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट होता था, और मैप्स तो आप सबको पता ही है किस लिए यूज़ होते थे। लेकिन द डेविल सी, अब डेविल सी में 19th सेंचुरी में वेव्स का बढ़ना और वेदर खराब होने से स्टार्स एंड कंपास दोनों फेल हो जाते थे। स्टार्स इसलिए फेल होते थे क्योंकि फोक काफ़ी ज़्यादा आ जाती थी, और कंपास इसलिए फेल हो जाती थी क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी। तो मैग्नेटिक कंपास फेल हो जाता था, जिससे लोकेशन का एस्टीमेट लगाना लगभग नामुमकिन था। 1920 में सेलर्स ने पहली दफ़ा नोटिस किया कि कंपास यहाँ नॉर्थ से डेविएट करता है और घूमना शुरू हो जाता है। रेडियो क्रैकल होता है और डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट बरमूडा ट्रायंगल जैसी हो रही है। कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक ये नेचुरल मैग्नेटिक एनोमली हो सकती है, पर इसका भी कोई खास प्रूफ और वजह आज तक नहीं मिली।
अब आते हैं उस वक्त में जब इंसानों पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। ये टाइम है 1940s का। वर्ल्ड वार 2 उस वक्त दुनिया में चल रही थी। उस वक्त जापान और यूएस के एयरक्राफ्ट और बोट कैरियर्स गायब हो गए थे इस एरिया से और इसकी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई थी। पर ये जंग के दौरान ये चीज़ बहुत कॉमन थी, लेकिन इन सब चीज़ों में एक मोस्ट कॉमन चीज़ थी, वो था कम्युनिकेशन स्टार्ट में लॉस होता था और रडार काम करना छोड़ जाता था। लेकिन क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार 2 चल रही, तो इन इश्यूज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जंग में ऐसी चीज़ें गुम होना और ज़ाया होना बहुत नॉर्मल होता था। कर कराकर ये टाइम भी गुजर गया और अब टाइम आता है 1952। 1952 वो टाइम है जब डेविल सी पर लोगों का प्रॉपर फोकस गया और इस वक्त जापान ने इस एरिया को ऑफिशियली डेंजर जोन कहना शुरू कर दिया। 1952 में जापान के एक रिसर्च वेसल कायूमारू नंबर 5 इस एरिया में रिसर्च करने गई। उन्हें शक था कि डीप वाटर में कुछ अजीब सा हो रहा है, पर मसला तब होता है जब वो शिप कभी वापस ही नहीं आई। काफ़ी दिन गुजरने के बाद जब फोर्सेस एंड रेस्क्यू टीम वहाँ रेस्क्यू मिशन करने गई, तो शिप की तरफ कुछ सिर्फ वुडन पार्ट्स मिले और पूरी शिप के 31 लोगों का ग्रुप कहाँ गया वो आज तक नहीं पता चला और उनमें से एक भी लाश आज तक नहीं मिली और ये डेविल सी का वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री डिजास्टर माना जाता है। वक्त गुजरता गया और टाइम आया 1980। इस वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि साइंटिस्ट ने विद प्रूफ कहा कि यहाँ पर अंडर वाटर वोल्केनोज हैं, यहाँ पर कोई ड्रैगन नहीं है, अंडर वाटर वोल्केनोज हैं। वो ये तो बता चुके थे कि यहाँ पर अंडर वाटर वोल्केनोज हैं, पर ये नहीं बता पाए कि एक है, दो है, तीन है, कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था उनकी थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर कोई एक वोल्केनो नहीं है, दो नहीं है, तीन है, बल्कि हज़ारों लाखों वोल्केनोज है अंडर वाटर, जिसकी वजह से अंडर वाटर इरप्शन होती हैं और शिप डूब जाती हैं। और तब साइंटिस्ट के हिसाब से ये सबसे बेस्ट थ्योरी थी। इसके बाद आया 20th सेंचुरी, द मॉडर्न एरा, आज का वक्त। सैटेलाइट सिस्टम आया हमारे इस टाइम, अलावा प्रॉपर जीपीएस सिस्टम था। इसके बाद हर एरिया में हमारी प्रॉपर जीपीएस के साथ नज़र थी, पर एक चीज़ अभी भी इधर मसला था, इस एरिया में जाकर जीपीएस अभी भी फ्रीज हो रहा था और सडन फोग और इसके अलावा रडार भी फ्रीज हो जाता था और अभी भी इस एरिया में फिशरमैन जाने से कतराते हैं। और द डेविल सी अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। साइंसदानों के पास ये तो प्रूफ है कि अंडर वाटर वोल्केनोज हैं, पर कितने हैं, किस जगह पर हैं, ये आज तक नहीं पता चला। इस एरिया की मॉडर्न एरा में एक बहुत मशहूर बात है, दिस प्लेस इज स्टेबल बट अनप्रेडिक्टेबली डेंजरस। वक्त के साथ साथ हमें ये तो पता लग गया है वहाँ पर कोई शैतान नहीं है, बल्कि अंडर वाटर वोल्केनोज है, पर ये आज तक नहीं पता चला कि कितने हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं। खैर, आने वाले वक्त तक क्या पता हम लोग ज़्यादा तरक्की कर जाएं और हम इस एरिया में गर्मी में जाकर नहा लें और अंडर वाटर वोल्केनोज में जंपिंग गेम खेल सकें। खैर, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको इस एरिया के बारे में कुछ पता है, मुझे भी पता चल जाएगा आपकी हेल्प से।